So we will talk about motivational theories today. If time permits, we'll look at a couple of other theories as well. So motivational theories में ये major theories हैं आपकी. We also shared a video on this. Maslow की hierarchy, need hierarchy theory. मैकक्लेलन की 3 need theory कहते हैं. Need for achievement, need for affiliation and power. हर्बर्ग 2-factor theory. एल्डरफर की ERG theory. Existence, relatedness and growth. ये तीनों वर्ड मिला करके इनकी ERG theory बनी. And how these are derived from Maslow's need hierarchy theory we'll look at. Bloom's expectancy theory, very important theory. पॉटर लॉलर की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, उर्विक जेड थ्योरी, थ्योरी एक्स थ्योरी वाई हमने कल देखा था, एडम्स इक्विटी थ्योरी. सो विल ट्राई एंड कवर दीज थ्योरीज टुडे, स्टार्टिंग विथ मैस्लो. देखिए मैस्लो की थ्योरी जो है ये बेसिक हमने ऑलरेडी देख लिया है. फिजियोलॉजिकल यानी कि रोटी कपड़ा मकान, सेफ्टी यानी कि घर हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गई, हेल्थ हो गई, ये सारी चीजें. लव and belongingness, friendship, intimacy, family, ये सारी love and belongingness. Then esteem needs, what we are, what gives us recognition, status, strength and freedom. And finally is your self actualization need, क्या हम बनना चाहते हैं. तो ये जो है 5 stages है. और मैस्लो की थ्योरी में क्या कहते थे ये कि आपको पहले एक स्टेज जो है आप कंप्लीट करते हो तभी जाके हमारी दूसरी जो है नीड अराइज होगी. सो ये एक ध्यान देने वाला पॉइंट है यहाँ पर कि यू कैन नॉट जंप टू नेक्स्ट स्टेज विदाउट अचीविंग द previous states. That's what he mentioned in his मैस्लो की नीड. अब एक क्वेश्चन हमने देखा था उस दिन डेफिशिएंसी नीड्स पे. तो डेफिशिएंसी नीड्स क्या थे? बेसिक नीड्स फॉर सर्वाइवल. तो आपका जो सोशल नीड्स तक थे यानी कि लव एंड बिलोंगिंगनेस, इधर कर देती हूँ, सेफ्टी नीड्स एंड फिजियोलॉजिकल नीड, ये सब बेसिक नीड है जो कि किसी भी इंसान के सर्वाइवल के लिए जरूरी है. इसीलिए ये नीड्स कहलाते हैं डेफिशिएंसी नीड्स. इसके बिना इंसान जी नहीं सकता है. और बाकी ये दोनों नीड्स क्या कहलाते हैं? योर एस्टीम नीड्स एंड योर डेफिशिएंसी नीड्स आर नोन एज योर ग्रोथ नीड्स. याद रखिएगा ये दोनों भी टर्म. नीचे वाले जो लोअर 3 नीड्स है डेफिशिएंसी नीड्स एंड ऊपर वाले 2 जो है वो ग्रोथ नीड कहलाते हैं. तो ये था. नॉट गेटिंग इनटू मच डेप्थ अबाउट मैस्लोस. देन आती है आपकी हर्बर्ग हाइजीन की थियरी. हर्बर्ग हाइजीन ने क्या थियरी दी थी? 1960s में ये थियरी इन्होंने दी थी. अमेरिकन जो है ये भी पर्सन थे हर्बर्ग एंड हाइजीन. इन्होंने 2 फैक्टर थियरी की नीड्स दी थी जिसमें इन्होंने कहा था कुछ फैक्टर्स जो है वो क्या होंगे? जॉब सेटिस्फैक्शन या जॉब डिससेटिस्फैक्शन कॉज करेंगे. तो कुछ फैक्टर्स हाइजीन फैक्टर कहलाएंगे. 2 फैक्टर्स में यही चीजें आती. कुछ फैक्टर जो है वो हाइजीन से रिलेटेड होंगे यानी कि वो फैक्टर्स अगर नहीं होंगे तो डिससेटिस्फैक्शन होगा, लेकिन अगर होंगे तो उससे मोटिवेशन पे कोई असर नहीं पड़ेगा. सो हाइजीन फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जिनके मौजूद रहने से जो है कोई फर्क नहीं पड़ता है प्रोडक्टिविटी पे, लेकिन अगर हाइजीन फैक्टर्स नहीं होंगे तो डिससेटिस्फैक्शन होगा. ठीक ना? सो यही कहता है आपका हाइजीन थियरी. सो देखिए सैलरी पे एक स्टार लगा हुआ है, इस पर आते हैं. तो कंपनी की पॉलिसी कैसी है? कंपनी का पॉलिसी प्रॉपर होना चाहिए, सुपरविजन अच्छा है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अच्छा है.
तो ये है, तो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मान लीजिए सुपरविजन अच्छा नहीं है या इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, तो ना रहने से डिससैटिस्फैक्शन कॉज होता है। याद रखिएगा, जॉब hygiene factors, if they are absent, then only it leads to dissatisfaction. That another factor is motivators. So, पहला वाला hygiene, दूसरा वाला motivators. So motivators यानी कि वो फैक्टर्स जो कि सेटिस्फायर्स लाते हैं या फिर वो फैक्टर्स जो कि मोटिवेट करते हैं। तो अचीवमेंट, रिकॉग्निशन, काम, जिस काम को आप करते होते हैं वो भी एक मोटिवेशन का स्रोत होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, if you're teaching and you're loving your job, so the work itself is a source of satisfaction for you. Likewise, responsibility, advancement and growth here is personal growth. तो ये सारे मोटिवेटर फैक्टर्स है। अच्छा, सैलरी पे स्टार क्यों है? यहाँ पे बहुत जगह पे आप देखोगे सैलरी को हाइजीन फैक्टर्स में ही कंसिडर करते हैं, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है किसी के लिए सेटिस्फैक्टर सैलरी जो है वो एक मोटिवेटर फैक्टर है, उसको अच्छी सैलरी मिले तो वो ज्यादा अच्छा काम करे, जॉब पे परफॉर्म करे, राइट। तो यही आपकी हर्बर्ग की हाइजीन थियरी। देखिए क्या कहती है। फ्रेडरिक हर्बर्ग extended the work of Maslow and proposed new motivation theory, popularly known as Hurberg motivation hygiene two-factor theory. So इन्होंने 200 accountants पे एक स्टडी किया था, engineers and accountants पे in वेस्टर्न पेंसिल्वानिया, और उन्होंने उससे क्वेश्चंस पूछे थे कि he asked these people to describe two important incident and their job. क्या थे क्वेश्चंस? When did you feel particularly good about the job? तो ये गुड वाली चीजें क्या हो गई? ये गुड वाली चीजें हो गई आपकी हाइजीन। एंड when did you feel exceptionally bad about your job? Dissatisfiers. So इसी से हर्बर्ट ने satisfiers and motivators दो चीज लेकर के आए ये। तो जो जॉब सेटिस्फायर्स कहलाए वो क्या हो गए आपके मोटिवेटर्स, एंड job dissatisfiers are the hygiene or maintenance factors. Taken together, motivators and hygiene factors is known as two-factor theory of हर्बर्ग। ओके, सो अब हर्बर्ग के थ्योरी के क्रिटिसिज्म भी है। तो हर्बर्ग की थ्योरी की क्रिटिसिज्म क्या है देखते हैं। पीपल जनरली टेंड टू टेक क्रेडिट देमसेल्व्स when things go well and they blame failure on the external environment. कल हमने इसके लिए एक टेक्निकल टर्म समझा था, क्या था वो? इफ यू रिमेम्बर, व्हाट इज दिस नोन एज? अपनी सफलता के लिए तो हम खुद को श्रेय दे रहे हैं, लेकिन अगर हम हार जाते हैं, लोकस ऑफ कंट्रोल। यस, लोकस ऑफ कंट्रोल। गुड। सो ओके, सो ये एक क्रिटिसिज्म था इसका। पीपल सेकेंड theory basically explains job satisfaction and not job motivation. So if you look at these satisfiers point, achievement, recognition, ये सब कहीं ना कहीं satisfaction दिखा रहा है, इसमें motivation कहाँ है? Motivation is not that prominent here. Criticism कहता है even job satisfaction is not measured on overall basis. So if people may dislike a part of his job or her job and still thinks job is acceptable, इस तरह की चीजें हो सकती है। The theory also neglects situational variables to motivate an individual. Because of its ubiquitous nature, salary shows up as a motivator as well as hygiene. Salary may act as a motivator for someone and hygiene for others. So that is another criticism of this theory. And the last one under motivational theory, जो कि मैस्लो से डिराइव हुए हैं, so that is मैकक्लेलान की थ्री नीड थियरी। थ्री नीड थियरी को क्या वर्ड्स यूज किए गए हैं? NH इज नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर पावर एंड नीड फॉर अफिलिएशन। ये तीन चीजें हैं। सो मैकक्लेलान ने ये थियरी बनाई थी
Macmillan's theory is associated with learning theory also because he believed that needs are learned or acquired by kinds of event people experience in their environment and culture. नीड फॉर अचीवमेंट, एक एक करके देखते हैं. नीड फॉर अचीवमेंट क्या कहता है? नीड फॉर अचीवमेंट, कुछ करने की, अचीव करने की चाहत. ड्राइव टू एक्सेल, to achieve in relation to a set of standards and to strive to succeed. Macmillan found out that people with this, जिसका NH high होता है, perform better than those with moderate or low level need for achievement, and noted regional national differences in the achievement motivation. Through his research, Macmillan identified the following three characters of high need achievers. Number one, high need achievers have a strong desire to assume personal responsibility for performing the task. High need achievers tend to set moderately difficult goals and take calculated risks. High need achievers have a strong desire for performance and feedback. Next one is need for power. The need for power is concerned with making an impact on others, desire to influence others, दूसरों लोगों को influence करना, urge to change people. पावर के पोजीशन में जब हम आते हैं तो हमारा सबसे मेन उद्देश्य क्या होता है? हम कहते हैं ना, हम पावर में आए तो दुनिया हिला देंगे. तो यही इनकी डिजायर होती है, डिजायर टू मेक अ डिफरेंस इन द लाइफ. So people with high need for power are one who likely to be in control of people and event. इनको एक तरीके से इन्फ्लुएंस करना अच्छा लगता है, दूसरों पर कंट्रोल लेना अच्छा लगता है, और दे हैव अ कंसर्न फॉर मेंटेनिंग लीडर फॉलोअर रिलेशनशिप. सो लास्ट वन, नीड फॉर अफिलिएशन. ये इसको आप जोड़ के देख सकते हैं. मैस्लो की कौन सी नीड थी? Love and belongingness. So need for affiliation in many ways is similar to Maslow's social needs. Need for affiliation is what? Desire to establish and maintain friendly and warm relationship with other people. They have high need for affiliation. So these characteristics यहाँ पर है. Strong desire for acceptance and approval from others. Tend to conform to the wishes of the people whose friendship and companionship they value. And feelings. So यहाँ पे social relationship, feelings की बात हो रही है in case of love and belongingness. तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ये सारे extrinsic need है, बाहर के लोगों के साथ हमारे कैसे रिलेशनशिप है, that is need for affiliation. ओके, तो इसी को अगर हम सम अप करके देखें यहाँ पे, तो देखो मैस्लो के ने दो तरीके की नीड्स दी थी. एक थी हायर ऑर्डर नीड्स और लोअर ऑर्डर नीड्स. ये एक ऑर्डर में ही करते हैं मैक्मिलन में. सो फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, सोशलाइजेशन या क्या कहेंगे, लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड, एस्टीम नीड एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड. ये 5 थे. अब अगर हर्बर्ग को देखो तो इसी 5 को इन्होंने 3 में कन्वर्ट कर दिया है. कैसे? यहाँ पर देख लो, आपका जो एग्जिस्टेंस है, अच्छा, एल्डरफर की एक थ्योरी यहाँ पे नहीं आई है. एक सेकंड, हाँ, दिस इज द बेटर चार्ट. एल्डरफर की थ्योरी कर लेते हैं, देन वी कम टू दिस चार्ट, ये बेटर होगा. एल्डरफर ने भी एक नीड थ्योरी दी थी, लेकिन इन्होंने सम अप करके एक छोटा सा उसको बना दिया था, एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ. तो यही कहते हैं एग्जिस्टेंस नीड्स क्या है? एग्जिस्टेंस नीड्स जो आपके फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी नीड्स मिला दो. अगर मास्लो की फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी नीड्स मिला दो, मतलब रोटी कपड़ा मकान और प्रॉपर्टी सब मिला करके एग्जिस्टेंस नीड्स. एग्जिस्टेंस नीड को आप डेफिशिएंसी नीड्स भी कह सकते हैं, जो सर्वाइवल के लिए जरूरी है. देन नेक्स्ट वन, रिलेटेडनेस. रिलेटेडनेस में एक ही नीड्स आती है, क्या होती है आपकी? लव एंड बिलोंगिंगनेस. अगर मैस्लो से तुलना करो इसकी,
और लास्ट वन इज ग्रोथ नीड्स। सो ग्रोथ नीड्स में आपके सेल्फ एस्टीम नीड्स प्लस एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। यस। तो इसी तरीके से अगर हम मैस्लो की थ्योरी को छोटा करके देखें तो योर ग्रोथ कम्स दीज टू, देन योर belongingness is your relatedness, and E is the existence, safety and physiological needs. That's what we have been talking. हरबर्ग ने तो इसको बहुत ही सिंपल कर दिया है। आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और एस्टीम और ईगो नीड्स आपके मोटिवेटर्स हैं, और बाकी सब आपका हाइजीन है। यहाँ पर भी बैकलैंड में देखो, ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की कुछ भी बात नहीं करते। नीड फॉर पावर, नीड फॉर अचीवमेंट, एन पी और एन एच, ये आपके सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड एस्टीम नीड्स है, एंड नीड फॉर अफिलिएशन, बस इतना ही है। ये कोई बेसिक नीड की बात ही नहीं कर रहे हैं मैकमिलान। तो ये 4 थियरीज क्लियर है आपको? यस मैम, ये क्लियर है, और मैम ये चार्ट से और भी अच्छे से क्लियर हो गया। ओके, सो अब आगे बढ़ते हैं। रूम्स एक्सपेक्टेंसी थियरी, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट थियरी है, और कई बार आपको यहाँ से क्वेश्चंस बने हैं। सो जस्ट गिव मी अ मिनट, विल स्टार्ट विद रूम्स थियरी। सो इसको VIE थियरी भी कहते हैं, रूम्स एक्सपेक्टेंसी थियरी कहता है। इज फाउंडेड ऑन द बेसिक नोशन दैट people will be motivated to exert a high level of effort when they believe that there are relationship between effort put forth and performance they achieve and the outcome rewards they achieve. एक बार फिर से बोलती हूँ, ये अगर डायग्राम है तो यहाँ पर बताना इजी है। देखो, 3 चीजों का रिलेशनशिप है ये, एफर्ट, परफॉर्मेंस एंड रिवॉर्ड। सबसे पहले क्या कहते हैं, हम एफर्ट अगर लेंगे तो उससे क्या मेरा स्कोर इंप्रूव होगा। लेट्स से इफ आई हैव नेट एंड आई वांट अ जीआरएफ, तो अगर मैं जीआरएफ के लिए एफर्ट ले रही हूँ तो इससे क्या, मैं हर दिन पढ़ रही हूँ, क्लास अटेंड कर रही हूँ, क्विज लगा रही हूँ, तो ये जो मैं एफर्ट्स ले रही हूँ, विल माई एफर्ट इम्प्रूव माई परफॉर्मेंस, क्या मेरे एफर्ट लगाने से मेरा परफॉर्मेंस बेहतर होगा, नंबर 1। सेकेंड, अगर परफॉर्मेंस मेरा बेहतर हो गया तो चलो, क्या मुझे इसका फल मिलेगा, क्या मुझे वाकई में जीआरएफ मिलेगा। विल परफॉर्मेंस लीड्स टू रिवॉर्ड्स, एंड फाइनली अगर मुझे जीआरएफ मिल भी गया, चलो रिवॉर्ड्स मिल गया, तो क्या उससे मेरे इंडिविजुअल गोल सेटिस्फाई हो जाएंगे? क्या मुझे पीएचडी करने के लिए जो फेलोशिप चाहिए थी वो फेलोशिप मुझे मिल जाएगा? तो ये जो रूम्स एक्सपेक्टेंसी थियरी है, ये कहता है कि हम अपने ऑल्टरनेटिव, जो भी हमारे पास चॉइसेस हम बनाते हैं अपने लाइफ में, वो बेसिस होता, बेस्ड ऑन आवर वॉलंटरी ऑल्टरनेटिव होता है, मतलब हम किस काम में जोर लगाएंगे। ऐसा भी तो हो सकता है, देखो जब आप करियर की बात करो तो आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं कि आप बीएड कर लो, आप जो है कोई और टाइप का जॉब ले लो, कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब ले लो, आप स्कूल लेवल का जॉब ले लो, लेकिन आप कॉलेज ग्रेजुएट लेवल का जॉब लेना चाह रहे हो और उसी के लिए नेट के लिए अपना जोर लगा दे रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है कि मैं जोर लगा दूंगी तो मेरा नेट जीआरएफ तो हो ही जाएगा। अब मेरा नेट जीआरएफ हो जाएगा, ये क्या है, एफर्ट, जोर लगा रहे हो जिस चीज के लिए। देन परफॉर्मेंस, अब मुझे ये विश्वास है कि मैं एफर्ट लूंगी तो एफर्ट से मेरा परफॉर्मेंस जो होगा वो बेहतर होगा, और बेहतर परफॉर्मेंस से उसका भी मुझे फल मिलेगा। दैट इज व्हाट रूम्स एक्सपेक्टेंसी थियरी, इसको VIE थियरी भी कहते हैं। अब बैलेंस, इंस्ट्रूमेंटेलिटी एंड एक्सपेक्टेंसी, ये तीनों टर्म्स हम देखते हैं। तो देखो, पहला है वैलेंस। वैलेंस क्या है? अकॉर्डिंग टू रूम, वैलेंस मीन्स वैल्यू और स्ट्रेंथ दैट वन puts on a particular place or a particular outcome or a reward. So valence क्या हो गया? Value of expected utility of reward.
दिस इज वैलेंस। वैलेंस को आप अगर सिंपल भाषा में लिखिए, वैलेंस मतलब एक्सपेक्टेड यूटिलिटी ऑफ रिवॉर्ड। ये जो मुझे रिवॉर्ड मिल रहा है, ये जो मुझे जेआरएफ का अवार्ड मिल रहा है, ये क्या मेरे लिए, इंडिविजुअल के लिए क्या मायने रखता है। तो ये बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। अब सेकंड, अब मेरी नीड्स क्या है, मेरे गोल्स क्या है, मेरे वैल्यूज क्या है, मेरे प्रेफरेंसेस क्या है, इन सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है ना कि मुझे जो ये रिवॉर्ड मिल रहा है ये मुझे कितना सेटिस्फैक्शन देगा। यही आपका कहलाता है वैलेंस। जस्ट गिव मी अ मिनट। तो वैलेंस मतलब क्या? वैलेंस मतलब एक्सपेक्टेड यूटिलिटी ऑफ रिवॉर्ड। याद रखिए, वैलेंस इज वैल्यू ऑफ अ एक्सपेक्टेड रिवॉर्ड to the individual. Will valence vary from person to person? Yes, certainly it will vary from person to person. Maybe JRF means life to someone, कि JRF मिला तभी PhD करेंगे और उसका पूरा आगे का करियर उसके JRF पे डिपेंडेंट है। कुछ लोग होंगे अरे ठीक है JRF मिला तो ठीक है, मतलब इसका रिवॉर्ड का जो डिग्री ऑफ प्रेफरेंस की अगर हम बात कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है वो पर्सन के नीड्स क्या है, वो पर्सन के गोल्स क्या है। तो बैलेंस याद रहेगा, एक्सपेक्टेड यूटिलिटी ऑफ अ रिवॉर्ड। अब आता है आपके एक्सपेक्टेंसी, सेकेंड वर्ड। एक्सपेक्टेंसी रिलेट्स टू परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस किस चीज पर डिपेंड करता है? देखिए, परफॉर्मेंस बहुत हद तक किस पे डिपेंड करता है, आपकी आपकी क्षमता कितनी है। हर एक जने की क्षमता तो एक जैसी नहीं होती है। सो योर सेल्फ एफिकेसी, आप कितना जोर लगा सकते हो, कितना परफॉर्मेंस लगा सकते हो। दूसरी बात की गोल क्या चुना है, गोल कितना डिफिकल्ट है। मैं चाहती हूँ एक गवर्नमेंट जॉब क्रैक करना, जिसको एक गवर्नमेंट लेक्चरर की जॉब क्रैक करना, मान लीजिए एक गोल आप अगर चुनते हो, तो ये गोल कितना ज्यादा डिफिकल्ट है। मान लीजिए इसके लिए आवेदन दिए हैं 20,000 लोगों ने, तो उस 20,000 लोगों में मान लीजिए 2 सीट है, तो 2 सीट में से 20,000 में से 2 लोग आएंगे, तो कितना डिफिकल्ट वो गोल है उसके उस पर भी डिपेंड करता है कि आपका परफॉर्मेंस, आपने कितना जोर लगाया है और वो गोल डिफिकल्ट कितना ज्यादा है। So it relates to efforts put towards the performance. याद रखिए, expectancy depends on the self efficacy, self effort, right? Then last one is instrumentality. Instrumentality is what we talked about. Instrumentality, by instrumentality, Room means the belief that the performance is related to reward. तो ये मानना कि अगर मैं परफॉर्म करूंगी, अगर मैं एफर्ट लूंगी, तो फाइनली मुझे जो है रिवॉर्ड उसका मिलेगा। So instrumentality is basically a probability that a particular action will lead to a particular outcome. A particular action will lead to outcome, लिख लीजिए चाहिए तो। एक हम काम करेंगे, एक हम एफर्ट लेंगे, उससे हमें आउटकम मिलेगा, इसका बिलीफ कहलाता है इंस्ट्रूमेंटालिटी। और इंस्ट्रूमेंटालिटी इज अ perceived likelihood, so it depends on factors like trust। मेरा विश्वास है कि मैं अगर पढ़ाई में बहुत ज्यादा ध्यान दे दूंगी तो कल को मुझे जो अगर लेक्चरर मेरा गोल है तो आई विल बी एबल टू क्रैक इट, एंड a lot on the policies and etc. So अब हमने ये रिलेशनशिप देखना है, मैथमेटिकल मोटिवेशन इक्वल्स टू वैलेंस इनटू एक्सपेक्टेंसी इनटू इंस्ट्रूमेंटालिटी। अगर इसमें से एक भी चीज जीरो होगा तो क्या ओवरऑल जो आपका रिजल्ट है, मोटिवेशन है, वो जीरो हो जाएगा। अगर मेरे में ये बिलीफ ही ना हो कि मैं जोर लगा लूं फिर भी मैं पास करूंगी ना करूंगी पता नहीं, सो मोर एफर्ट विल लीड टू मोर रिजल्ट। इफ दैट इज इंस्ट्रूमेंटालिटी जीरो, result will be, motivation will be zero. Likewise if we talk about let's say balance, तो बैलेंस में हमने क्या बात की, कितना हमारे लिए इस
आउटकम या इस रिवॉर्ड की कीमत मेरे लिए क्या है, एक्सपेक्टेड यूटिलिटी ऑफ रिवॉर्ड, क्या मेरे लिए इसकी कीमत है। अगर मेरे लिए कोई कीमत का नहीं हो, जेआरएफ आगे क्या करना है, मुझे थोड़ी ना पीएचडी करना है, तो फिर ये बैलेंस अगर जीरो है तो वहां पर भी हमारा मोटिवेशन जीरो हो जाएगा। एंड लास्ट वन इज इंस्ट्रूमेंटैलिटी। सो इंस्ट्रूमेंटैलिटी भी अगर मेरा जीरो है, यानी अगर मैं परफॉर्म करूंगी तो रिजल्ट अच्छा होगा, इसकी क्या गारंटी है, एक्शन विल लीड टू आउटकम और नॉट, व्हाट। तो अगर ये भी इंस्ट्रूमेंटैलिटी भी जीरो है तो भी मेरा मोटिवेशन जीरो हो जाएगा। दिस इज VIE, बैलेंस, एक्सपेक्टेंसी एंड इंस्ट्रूमेंटैलिटी। या सो कोई डाउट इस पे, कोई भी पॉइंट? नो ओके, नो मैम, थोड़ी सी बात समझ में। करते हैं हम कि इसके लिमिटेशंस के ऊपर। ये तो हो गई थियरी, VIE थियरी। क्रिटिसिज्म क्या कहता है, देखो अब हमने बात की, यहाँ पर देखो VIE का रिलेशनशिप, बैलेंस यानी कि रिवॉर्ड लगाएंगे, ये रिवॉर्ड की कीमत मेरे लिए क्या है, अगर मैं परफॉर्म करूंगी तो क्या वाकई में मुझे रिवॉर्ड मिले, ये रिवॉर्ड जो है मिलेगा कि नहीं मिलेगा, दैट इज इंस्ट्रूमेंटैलिटी। एंड वी टॉक्ड अबाउट expectancy, that whether effort will lead to reward or not. So ये सारी चीजें हमने बैलेंस थियरी में, ब्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थियरी में देखा। अब देखो ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग जो है वो ज्यादा एफर्ट करे तो उनको ज्यादा रिवॉर्ड मिले, ठीक है। मैंने कहा आपने ज्यादा पढ़ाई कर ली तो आपको नेट JRF आराम से मिल जाएगा, आप क्वालिफाई कर जाओगे। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारी इंडिविजुअल लिमिटेशंस हो, है ना। सो इन स्पाइट ऑफ पुटिंग एफर्ट इट मे हैपन दैट I do not achieve the required outcome. Possible, yes. So हम ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम बात करें कोरिलेशन की बिटवीन परफॉर्मेंस एंड रिवॉर्ड, परफॉर्मेंस और रिवॉर्ड के बीच में कोरिलेशन की बात करते हैं, अगर कोई डायरेक्ट कोरिलेशन नजर नहीं आता, क्या परफॉर्मेंस करने वाले हर एक पर्सन को रिवॉर्ड मिल जाता, तो हर एक जने, मान लीजिए मैं अपना बिजनेस लगा रही, तो क्या हर एक जने बिजनेस में सफलता पा लेता है? नहीं। इस तरह अगर ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट में भी बात करो तो बहुत जगह पे ऐसा होगा कि आप साल भर मेहनत करते हैं, बहुत ज्यादा काम करते हैं, लेकिन जब बोनस की बात आती है या फिर पोजीशन में चेंज की बात आ जाती है तो पता चल जाता है मैनेजर के फलाना रिलेटिव को जो है वो पोजीशन दे दी गई। तो क्या परफॉर्मेंस एकमात्र जो है पैरामीटर है? नहीं, बहुत सारे अदर फैक्टर्स हो सकते हैं, पोजीशन हो सकता है उसका एजुकेशन अच्छा हो, उसका सीनियोरिटी अच्छा हो, एक्सपीरियंस अच्छा हो, या फिर उसका अप्रोच अच्छा हो, मतलब इट कैन बी वेरियस रीजंस टू इट, राइट। सो that's why critics like Potter and Lawler says that this is a theory of cognitive hedonism which proposes that individually cognitively choose the course of action which leads to greatest pleasure. Hedonism क्या कहती है, जो चीजें हमें प्लेजर कर देती है वो चीजें हम करते हैं ना, बच्चों का जो फीलिंग होता है, or the smallest degree of pain. The assumption that people are rational while calculating the theory is idealistic. So, on face of it, आपको ये थियरी आइडियलिस्टिक लगेगी कि हाँ हम मेहनत करते हैं ना तो हमें जरूर मेहनत का फल मिलेगा, है ना, बचपन से हम यही सुनते आ रहे हैं। लेकिन जब आप वास्तविकता से आपका रूबरू होते हैं तो पता चलता है जरूरी नहीं है कि मेहनत करने के बाद भी हर बार प्रैक्टिकल लाइफ में इसके इम्प्लीकेशंस नहीं है। होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। The expectancy theory does not describe individual and situational differences. Individual differences जैसे हमने बात की, हर एक इंडिविजुअल की अपनी लिमिटेशंस है, कभी कभी कुछ लोगों को बहुत ज्यादा हार्ड वर्क लग जाता है एक ही चीज को समझने में, ग्रैप करने में। सम पीपल आर नेचुरली हैविंग मोर ब्रेन्स, तो ये वास्तव में होता है। तो इंडिविजुअल के जो है अपनी लिमिटेशन है, फिर सिचुएशन सबके अलग अलग होते हैं, तो ये सारे डिफरेंसेस की तो कहीं बात नहीं करता है ये थियरी, ये एक लिमिटेशन है। But the balance of the people placed on various rewards varies. हाँ, so balance में हमने क्या बात की थी, यूटिलिटी की बात की थी, ये रिवॉर्ड मेरे लिए कितना महत्व रखता है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव अ JRF लेटर and I'm not utilizing it, so what, हो सकता है ये JRF किसी और को मिलता है तो वो उसके लिए वो हो सकता है एक फिक्स सोर्स ऑफ इनकम का काम करे और उसको PhD में हेल्प करे, राइट।
So for example, one employee may prefer salary to benefits. किसी के लिए salary important होता है, लेकिन किसी के लिए holiday important होता है. Could be possible, yes. So the balance for same reward varies from situation to situation. अब मेरे लिए foreign tour जो है या फिर foreign assignment, on-site assignment बहुत ज़्यादा matter करता था, लेकिन सीधे मेरी शादी हो गई और पता चला मेरा spouse मुझे on-site जाने के लिए साथ में मान नहीं रहा है, and I have to put down the idea of going on site और मैं on site नहीं जाती हूँ. So again same reward varies from situation. So ये situation हो गया कि मेरे साथ ऐसी situation हो गई कि I cannot able to take the benefit जो मेरे लिए पहले बहुत ज़्यादा मायने रखता था. So in spite of all these critics, the greatest point to me in the expectancy theory is it explains why significant segment of workforce exerts low level of effort in carrying out job responsibilities. So this is quite deep line, but just try to understand. देखो organizations में हम कहते हैं ना, हम organization के लिए जब काम करते हैं तो क्या होता है, 9 to 6 job होता है, whatever tasks are assigned and we just monotonously do it and then we do not put really effort. हम क्या सोचते हैं as a employee, क्या मतलब होता है, हमें सैलरी से मतलब होता है महीने का मान लीजिए 50,000 रुपए आने हैं, तो मालूम है कि थोड़ा सा कम भी एफर्ट लगाया तो ऐसा तो नहीं कि सैलरी काट के आएगी महीने में. हाँ, हो सकता है मेरे ओवरऑल बोनस वगैरह पे फर्क पड़े, बट अगर मेरे लिए बोनस वगैरह मायने नहीं रखता है, या फिर हम सोचते लास्ट के 2 महीने बहुत ज्यादा मेहनत कर लेंगे, चलो. So organizations here, what I'm trying to make you understand is they have to put in lot of effort to understand that why this happens, why employee put low level of effort, क्योंकि उनको ऐसा विश्वास नहीं है कि एफर्ट लेकर के भी उनको परफॉर्मेंस या फिर रिवॉर्ड एडिक्वेटली मिलने वाला है. Getting it? So these were the criticism. Criticism is very important if in case you're planning for PhDs, lot of time these theories से भी ज़्यादा important उसके criticism हो जाते हैं. theory तो अच्छे से समझ में आनी ही है, criticism भी बहुत ही important bit है, ठीक ना. So ये था आपका VIE theory. अब इसी के extension में आया आपका पॉटर एंड लॉलर की एक्सपेक्टेंसी थियरी. देखो यहाँ पे भी आपको कुछ चीजें सिमिलर देखने को मिल रही है. देखो इम्प्रूवमेंट है ये रूम्स एक्सपेक्टेंसी थियरी का. तो रूम्स एक्सपेक्टेंसी थियरी में तो डायरेक्टली हम क्या कहते थे, मोटिवेशन इक्वल्स टू रिवॉर्ड. सो मोटिवेशन वाज अ प्रोडक्ट ऑफ 3 things: balance, expectancy and instrumentality. But here your परफॉर्मेंस के 2 तरीके के रिवॉर्ड, यहाँ पे इंडिविजुअल एलिमेंट ला दिया गया, इंट्रिंसिक रिवॉर्ड, एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड. एफर्ट के भी अलग अलग पार्ट्स है, वहाँ पे एफर्ट वाज अ just one thing. So the proposed multivariate model to explain the complex relationship that exists between satisfaction and performance. Porter-Lawler model is that effort to or motivation does not directly lead to performance. यहाँ पर इन्होंने और भी एलिमेंट ला दिए. So intrinsic reward, extrinsic reward, इसके अलावा जो है effort is based on perceived value of rewards, ये वहां भी था, and value of rewards. So lot of things here to understand. चलिए एक एक करके देखते हैं. सबसे पहले बात करते हैं एफर्ट की. ये वाला बिट क्या कहता है, effort refers to amount of energy that a person exerts on the job. जॉब पे आप कितना एफर्ट लगाते हो, कितना जोर लगाते हो. फिर value of reward. So effort depends on the value of reward, right? This is referred to as valence in the Bloom theory. ये हमने पढ़ा था Bloom theory में as valence. Valence का मतलब क्या था कि कितना हमारे लिए वो रिवॉर्ड जरूरी है, कितना वर्थ है, यूटिलिटी कितनी है उस रिवॉर्ड की. तो पर्सन लुकिंग फॉर मोर मनी, फॉर एग्जाम्पल
extra vacation time may not be an attractive reward. मेरे लिए जो चीज की जरूरत है, अगर मुझे एक हॉलीडे पैकेज दे दिया और मैं कहती थी, या फिर ऑन साइट अपॉर्चुनिटी दे दिया, तो मैंने क्या, ऑन साइट अपॉर्चुनिटी की मेरे लिए वैल्यू ही नहीं है, बिकॉज मुझे पता है मैं बाहर नहीं जा सकती हूँ. सो विल आई वैल्यू दिस ऑन साइट अपॉर्चुनिटी? नो. आई वुड बी हैप्पी कि अगर मुझे उसके बदले सैलरी में रेज मिल गया होता तो. सो इफ द, क्या कहता है ये इंपॉर्टेंट है, इफ द रिवॉर्ड टू बी ऑब्टेन्ड इज अट्रैक्टिव, अगर ये रिवॉर्ड जो मुझे मिलने वाला है इसकी यूटिलिटी है मेरे लिए और वैलेंट, देन द इंडिविजुअल विल पुट एक्स्ट्रा एफर्ट. तो ये तो एक फैक्टर वैलेंस का वहां पर भी आता था जो पिछले थियरी में हमने देखी है ना. अब आता है परसीव्ड एफर्ट रिवॉर्ड प्रोबेबिलिटी. परसीव्ड एफर्ट रिवॉर्ड प्रोबेबिलिटी, दिस इज ऑल्सो मेकिंग एन इफेक्ट ऑन माई एफर्ट. क्या कहता है, परसीव्ड एफर्ट रिवॉर्ड प्रोबेबिलिटी, नाम से हमें समझ में आ रहा है. In addition to people being put forth any effort, they will also try to assess the probability of a certain level of effort leading to a desired level of performance and the probability that the performance leading to certain kind of reward. So मेरी perceived वैल्यू क्या है, मुझे क्या लग रहा है कि मैं जो एफर्ट लूंगी उसके बदले में मुझे क्या एफर्ट रिवॉर्ड मिलने वाला है, दैट ऑल्सो मैटर्स. फाइनली परफॉर्मेंस. sorry. So performance has two dimensions again. One is intrinsic reward. performance अगर मैं करूंगी तो मुझे intrinsic reward मिल सकता है या extrinsic reward मिल सकता है. कुछ एग्जांपल्स अगर बात करें, intrinsic reward मुझे जैसे रिकॉग्नाइज्ड फील होता है, सेंस ऑफ रिकॉग्निशन, जॉब सेटिस्फैक्शन, अंदर से जो है अच्छा लगता है कोई काम करके, ये मेरे परफॉर्मेंस, मैंने कुछ अकम्प्लिश किया है लाइफ में. एक्सटेंसिव रिवॉर्ड ऑब्वियसली आप इस चीजों को देख सकते हो, जैसे आपका सैलरी में राइज हो गया या फिर आपको जॉब में प्रमोशन मिल गया, तो ये सारे एक्सटेंसिव रिवॉर्ड है. तो परफॉर्मेंस के ये दोनों एलिमेंट हो सकते हैं. सो टॉकिंग अबाउट द रिलेशनशिप, effort leads to performance and performance leads to reward. So reward कैसे, दो तरीके के, extrinsic reward, intrinsic reward, and finally the satisfaction. satisfaction की अब बातें करते हैं. So satisfaction will result from both intrinsic reward and extrinsic reward. So we are taking saying it is the sum of these two. However, for being satisfied, an individual will compare his actual reward with the perceived reward. अब एक्चुअल रिवॉर्ड क्या है, ये जो उसको मिलने वाला है, ठीक है, और परसीव क्या, जो उसने सोचा था. तो इन दोनों को पहले वो कंपैरिजन करेगा, उसके बाद देखेगा कि उसको इंट्रिंसिक रिवॉर्ड कितना मिला, एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड कितना मिला, और फाइनली वो सेटिस्फाइड होगा. तो परसीव इक्विटेबल रिवॉर्ड, क्या उसको जो मिला है उससे क्या वो हैप्पी है, जो उसने सोचा था और जो उसको मिला है. आई रिपीट, satisfaction is what? Satisfaction is a sum of both intrinsic reward and extrinsic reward. और satisfaction पे वो एक पर्सन कैसे पहुंचता है, तो वो देखता है कि उसको इंट्रिंसिक रिवॉर्ड कितना मिला, एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड कितना मिला, उसने पहले से क्या सोच के रखा था, और उस रिवॉर्ड की जो उसको मिला है उसके लिए उसकी कितनी वैल्यू है. All that will sum up the satisfaction. So now you're seeing how complex it is. पहले में तो हमने simply देख लिया कि हम एफर्ट लगाएंगे और हमें विश्वास होगा कि एफर्ट लगाने के बाद हमारे जो है परफॉर्मेंस का हमें रिवॉर्ड मिलेगा. So that was very simple. Valence into instrumentality into expectancy is what your motivation like in the VIE theory. But here it is an extension of it. But yeah, थोड़ा सा डिटेल में बता दिया है इसमें. समझ में आई ये पोर्टर लॉलर? ये दो पर्सन थे, यस मैम. पोर्टर लॉलर, ठीक है. फिर आगे बढ़ते हैं उर्विक जेड थियरी. तो इसमें ज्यादा डीप में बातें नहीं करेंगे. उर्विक जेड थियरी, आप मुझे बताएं क्या आप क्या समझा है उर्विक जेड थियरी से? कल पढ़ा था हमने. विलियम आउची ने जो जेड थियरी दी थी वही ये जेड थियरी है. 3 पर्सन थे, तो आउची का नाम ज्यादा फेमस है, बट ये 3 लोग थे यहाँ पे, उर्विक, रैंगेनकर एंड आउची.
नहीं ध्यान में आ रहा है? नो मैम। मैम वो आउची का वही पूछ रहे हो जो एक मिशिगन वाला और आउची था वो पूछ रहे हो? नहीं नहीं, 3 देखो, एक्स थियरी, वाई थियरी याद है, मैकग्रेगर ने दी थी। हाँ मैम ये तो पता मुझे, मैकग्रेगर वाली थियरी, एक्स थियरी और वाली। ये थर्ड वाला विलियम आउची की जेड थियरी थी। ये क्या बात करते थे? जापानीज मीन्स अमेरिकन कल्चर, हमने बात की कि जेड थियरी जो है वो कैसे मानते हैं, लाइफ टाइम, जापान की थियरी है ये। और यहाँ पे ये लोग किसकी बात करते थे? कोऑपरेटिव रिलेशनशिप की बात करते थे, सैलरी की नहीं, मतलब एक साथ मिलकर डिसीजन, कलेक्टिव डिसीजन की बात करते थे। और यहाँ पे कमिटमेंट की बातें होती थी इस थियरी में। तो यही कहा गया था, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉय के बीच में, लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं इनफैक्ट ये। एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन एंड इन्वॉल्वमेंट, फैमिली की तरह एम्प्लॉय को रखा जाता है ऑर्गेनाइजेशन में। नो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, मोर ऑफ अ पैटर्नल सॉर्ट ऑफ, कि इनिशियली जो है मेंटोर करते हैं जो सीनियर लोग होते हैं। सो जापान के कल्चर से इन्फ्लुएंस थी ये। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, स्लोली स्लोली स्किल्स वगैरह डेवलप की जाती है, बट ऐसा नहीं कि स्किल्स आने के बाद लोग ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चले जाते हैं। टेन्योर बेस्ड प्रमोशन की बात, कि ऑर्गेनाइजेशंस में लंबे समय तक आप रहो, mentored, and eventually when your time comes then you are made the leader. So 1981 में विलियम ऑची ने एक किताब लिखी थी, हाउ अमेरिकन बिजनेस कैन मीट जापानीज चैलेंजेस। There he introduced theory Z, जो कि फोकस करता है इंक्रीज एम्प्लॉय लॉयल्टी, एक एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के साथ खुद से, मतलब मोटिवेट होकर के लाइफ टाइम रहे, उनको एक जॉब मिले, और एक तरीके से एम्प्लॉय पार्टी, यहाँ पे क्या है, कोई फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं थी, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। तो ना केवल उनके जॉब की सिक्योरिटी, बस ऑल्सो वेल बींग ऑफ एम्प्लॉय, उनको बिल्कुल फैमिली की तरह रखा जाता है यहाँ पे। जेड थ्योरी के अनुसार बोथ ऑन एंड ऑफ द जॉब, तो एम्प्लॉय इतना ज्यादा बंदा सेटिस्फाइड है जॉब से, उनको लगता है ये मेरे तो घर जैसा है, फैमिली है एंड ऑल दैट, बिकॉज ऑफ इट लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट होती है। अगर लाइफ टाइम ना भी कहे तो यहाँ पे people will stay with the organization because of the motivation they have for the organization. Okay, तो दिस वाज जेड थियरी। याद रहेगा भी, एक्स एंड वाई तो क्लियर है, एक्स थियरी क्या थी, वाई थियरी क्या थी। मैम वो क्लियर है, एक्चुअली बहुत सारे थियरीज है ना तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। हाँ हाँ चलेगा। सो जस्ट ब्रश अप एक बार से, सो इट विल बी क्लियर। तो इसके भी लिमिटेशंस हैं, थियरी जेड की थियरी देखिए, थियरी जेड सफर्स फ्रॉम द फॉलोइंग लिमिटेशन। पहला कहता है प्रोविजन ऑफ लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट टू द एम्प्लॉइज। अब देखिए, लाइफ टाइम एम्प्लॉई आज के टाइम में रहना जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। To develop a strong bond between the organization and employee may fail to motivate the employees with higher level needs. अब आपको पता है कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन में रह रहे हो जो आपको जैसे फैमिली में भी आप फैमिली की तरह वहां पे रह रहे हो। सो फर्स्ट तो सीनियरिटी के बेसिस पे सम अदर पर्सन विल बी मेड लीडर, एंड देन फाइनली योर टाइम विल कम। सो यहाँ पे आपको एक जॉब सिक्योरिटी तो मिल रही है, लेकिन क्या जॉब ग्रोथ मिल रहा है? नहीं। तो अगर आप हायर लेवल नीड्स अचीव करना चाहते हो, आप ग्रोथ पाना चाहते हो, तो फिर ये थियरी आपके लिए सही नहीं है। जापानीज कल्चर के हिसाब से ये थियरी बनाई गई थी, लेकिन अगर यहाँ पे अगर आप वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करें तो वहां पे ये थियरी सही नहीं होगी। दूसरी बात कहता है, एम्प्लॉय में लीव द ऑर्गेनाइजेशन व्हेन बेटर एम्प्लॉयमेंट आर ऑफर्ड टू हिम बाय सम अदर एंटरप्राइज। मोरओवर कंप्लीट सिक्योरिटी ऑफ जॉब में क्रिएट लेथार्जी। तो अब पता है एम्प्लॉय को एक महीने में इतने सैलरियां नहीं है, तो फिर वो क्या काम करना कम कर देगा, उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। अगर एम्प्लॉय को पता है जॉब सिक्योरिटी, तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में ये सारी चीजें होती थी, राइट। सो नेक्स्ट वन इज पार्टिसिपेशन ऑफ एम्प्लॉय इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ये बात तो बड़ी बड़ी करता है कि हम आपको डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करेंगे, जैसे परिवार के सदस्यों, सारे सदस्यों को हम डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करेंगे। लेकिन अगर रियलिटी में बात करूं, मैनेजर्स में डिसलाइक द पार्टिसिपेशन of workers, it may hurt their ego and freedom. Employees may also be reluctant to participate due to
fear of criticism, lack of motivation, अगर उनको साथ में बिठा करके राउंड टेबल पे बिठा भी दिया तो भी आप देखोगे कि वहां पर एम्प्लॉई बोल नहीं पाएंगे ओपनली. Even if they sit along the management, they may contribute little until unless they understand issue and take initiatives. Involvement of all the employees, अब सारे एम्प्लॉय को आप इन्वॉल्व कर रहे हो तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इवेंचुअली गोइंग टू स्लो डाउन. सो डिसीजन मेकिंग इज गोइंग टू सफर. जब कहते हैं ना बहुत सारे लीड डिसीजन मेकर्स रहते हैं तो फिर डिसीजन जो है जल्दी से ले नहीं पाते. तो ये सारी क्रिटिसिज्म है आपके थियरी जेड की. So theory Z says that organizations without structure, लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रक्चर ही नहीं रहेगा तो कैओस हो जाता है. सो स्ट्रक्चर होने से क्या रिपोर्टिंग हायरार्की क्लियरली डिफाइंड होती है. सो दिस इज आल्सो एब्सेंट हियर. It may not be possible to develop a common culture. So see, in Japanese context it holds true, but it may not be applicable in different cultures. So theory Z does not provide complete solution to the motivational problems of all the organizations under different types of environment. It is particularly limited to Japanese culture as such. So this was theory Z. Theory X and Y, I'm not explaining it again. Theory X is all negative labeled and theory Y is positive labeled theory. इस पे मैंने आपके साथ एक वीडियो एक्सप्लेन की हुई है, एडम्स इक्विटी थियरी. ओके, एडम्स इक्विटी थियरी क्लास देख लेते हैं. Adams equity theory is based on the idea that individuals are motivated by fairness. अगर आपको लगे कि जैसे आपके साथ के जितने भी लोग हैं उनको इक्वली ट्रीट किया जा रहा है, कोई इनइक्वालिटी नहीं हो, अगर इनपुट एंड आउटपुट रेशियोज ऑफ themselves and their referent group, they will seek to adjust their inputs to reach the perceived output. Adams suggested higher an individual's perception of equity, the more motivated they will be and vice versa. So इसको आप समझो थोड़ा सा. देखो एडम की जो इक्विटी थियरी थी क्या कह रहा है ये, इंडिविजुअल्स आर मोटिवेटेड बाय फेयरनेस, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क. अगर आप जो काम कर रहे हो आपका जूनियर भी वही काम कर रहा है, जूनियर नहीं आपके जो कलीग्स भी है जो वही काम कर रहे हैं, और आप दोनों को मान लीजिए 50K 50,000 हजार रुपए देने चाहिए मिल रहे हैं, तो क्या आप सेटिस्फाइड होंगे? हाँ भाई, आपको लगेगा कि ऑर्गेनाइजेशन तो बहुत सही कर रहा है, हम दोनों को एक ही अमाउंट ऑफ काम दिया रहा है तो हम दोनों एक ही अमाउंट ऑफ जो है सैलरी ड्रॉ कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि हम यहाँ पर मोटिवेटेड रहेंगे. दूसरा कहता है, क्या कहता है, if they identified inequities, अगर उनको लगता है inequities in their input or output. अब inequities input में भी हो सकता है, output में भी हो सकता है. What is input like? Input के कुछ examples की यदि हम बात करें तो input could be experience, input could be qualification, skills, flexibility. So ये सारी चीजें inputs हैं. Output की बात करें तो your rewards, so your salaries, your रिकॉग्निशन, योर प्रमोशन, ये सारे आउटपुट वाले फैक्टर्स हैं. सैलरी, प्रमोशन, जो भी चीजें आपको जॉब के बाद मिलती है, ठीक है. सो अगर आपको इनइक्विटीज लगेगी तो आप अपना इनपुट और आउटपुट के रेशियोज को चेंज कर लोगे. जैसे आप मान लीजिए आपको लगेगा कि मैं तो नेट क्वालिफाइड हूँ या मैं तो पीएचडी हूँ और मुझे कम सैलरी मिल रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाती है, it will be termed as underpaid equity. So let me just see if I written. So underpaid equity is what? Let me write it as UE. ठीक है. Underpaid equity कब होगा? जब आपको लगेगा कि आपको कम पैसे मिल रहा है, मतलब आप आउटकम काम ज्यादा करके दे रहे हो और पैसे जो है कम मिल रहा है, ठीक है. इनपुट बहुत ज्यादा है, काम आपका स्किल्स अच्छा है, आपके डिग्रीज अच्छे हैं, लेकिन आपके को जो है पैसे कम मिल रहे हैं, तो क्या होगा, डिससैटिस्फैक्शन होगा, ठीक है. उसी तरीके से इक्विटी कब होगा, इक्विटी का तो हमने देख लिया है. इक्विटी कब होगा, जब आपको लग रहा है जितना आप काम करके दे रहे हो
उतनी ही आपको सैलरी मिल रही है और उतनी ही आपके रेफरेंट ग्रुप को भी सैलरी मिल रही है, उतनी ही आपके कोवर्कर कलीग वगैरह को भी सैलरी मिल रही है, तो आपको इक्विटी फील होगा, है ना। लेकिन अनदर सिनेरियो कैन बी ओवरपेड इक्विटी। अंडरपेड तो देखा जब आपको कम सैलरी मिल रही है, इनपुट आप ज्यादा लगा रहे हो और उसके बदले आउटकम कम मिल रहा है। तो ओवरपेड क्या हो सकता है, ऐसा भी सिनेरियो हो सकता है कि आप इनपुट जो है आपके कम है, इनपुट इज लेस एंड आउटकम इज मोर, कम काम कर रहे हो लेकिन ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, तो यहाँ पे एक गिल्टी फीलिंग आ जाती है, ऐसा एडम इक्विटी कहते हैं। बट ऐसा हमें कभी लगता नहीं है, रियलिटी में हमें हमेशा ऐसा ही फील होता है कि हम तो बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। सो गिल्टी फीलिंग मे अराइज इन केस ऑफ ओवरपेड इक्विटी। तो समझ में आया ये तीनों इक्वेशन। व्हेन underpaid equity is when outcome is less than the input, equity is when outcome equals to input, and overpaid equity is when input is less than the outcome. So ये थी आपकी एडम्स इक्विटी थियरी। ओके, मैंने एक और वीडियो शेयर किया है, इसको आप देख लेना, लर्निंग थियरीज है, वैसे हम नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे, बट इफ यू watch the video then next unit when we are doing these learning theories it will be easy. So learning theories में here we'll be talking about classical conditioning, operant conditioning, social learning and all, ठीक है। तो ये थे आपके मोटिवेशनल थियरी आज की क्लास में, इसकी भी वीडियो मैंने शेयर की हुई है, तो उसको भी आप देख सकते हैं क्विक क्रिस्प रिवीजन के लिए। तो यहीं तक रखते हैं आज की क्लास। थैंक यू। थैंक यू मैम।